अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल पेंडुलम पढ़ेंगे जी आज। फ़िज़िकल पेंडुलम जो है ये हमारे पास इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। तो जिस तरीके से हमने पिछले टॉपिक में हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर जो है एक डिस्क को वाइब्रेट करवाया था, डिस्क को ट्विस्ट करवाया था, तो वो हमारा टॉर्शनल ऑसिलेटर था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिजिड बॉडी होगी, उस रिजिड बॉडी को हम ट्विस्ट करवाएंगे, रिजिड बॉडी को हम वाइब्रेट करवाएंगे वर्टिकल एक्सिस में। तो ये जो रिजिड बॉडी जो है ना ये किसी भी शेप की हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका जो फ़िज़िकल पेंडुलम या जो आपका कंपाउंड पेंडुलम जो है ये किसी भी शक्ल का हम बना सकते हैं। इर्रेगुलर शेप की एक बॉडी है, तो लेट्स सपोज़ कि आपके पास ये इर्रेगुलर शेप की बॉडी है और इस बॉडी को आपने फ़िक्स कर देना है। लेट्स सपोज़ हमने इसको फ़िक्स कर दिया किसी पॉइंट पी से और इससे एक एक्सिस जो है वो ड्रा कर लें। तो ये आपके पास इस तरीके से एक एक्सिस है, इसमें एक बॉडी को फिक्स करवाया और इसको हमने वर्टिकल प्लेन के अंदर जो है वाइब्रेट करवाना है। जिस तरीके से हम एक पेंडुलम को वाइब्रेट करवाते हैं, पेंडुलम को हमने वाइब्रेट करवाते हैं वर्टिकल प्लेन में। तो इसके लिए जी हमारे पास जो है ना जो डेफिनेशन बनेगी वो है एनी रिजिड बॉडी विच कैन स्विंग इन ए वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर बॉडी जो है इसको स्विंग करवाना है अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू इट कॉल्ड फिज़िकल पेंडुलम। तो एक आपके पास जो है एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हम इसको स्विंग करवाएंगे वर्टिकल प्लेन में। बॉडी क्या बन जाएगी? बॉडी एक फ़िज़िकल पेंडुलम जो है वो बन जाएगी। तो इस बॉडी को मैं ज़रा यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ जी। उसके बाद जो है ना फिर हम इस बॉडी की वर्किंग और इससे हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी से इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डेवलप करेंगे जी। अच्छा जी, तो बॉडी जो है ना वो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में है। तो लेट्स सपोज के ये आपके पास एक रिजिड बॉडी और ये आपके पास की पाइवट पॉइंट P, इससे एक एक्सिस पास करवा लें। फिगर शोज ए रिजिड बॉडी ऑफ इर्रेगुलर शेप pivoted about a horizontal frictionless axis through P। तो एक आपके पास ये हॉरिजेंटल एक्सिस है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्विंग करना है इसने बॉडी ने। तो ये जो जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। व्हेन बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी जो बॉडी होता है उसके पास एक सेंटर ऑफ मैस है। देन सेंटर ऑफ मैस सी ऑफ बॉडी लाइज वर्टिकली बिलो पॉइंट P। तो पीवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे जो है बॉडी के पास एक सेंटर ऑफ मैस होगा। तो लेट्स सपोज कि ये C सेंटर ऑफ मैस है। उसके बाद जी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ मैस इज D। तो पॉइंट P और पॉइंट P पिवट पॉइंट और सेंटर ऑफ मैस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है D। और इस बॉडी का जो वेट एक्ट करेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैस है, सारे का सारा मैस एक्ट कर रहा है, तो इसका वेट क्या होगा? W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। अगर हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करें इन डिस्प्लेसिंग पोजीशन वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बॉडी को डिस्प्लेस करवाना है, कहाँ तक डिस्प्लेस करवाना है? बॉडी को हम डिस्प्लेस करवाएंगे किसी एंगल थीटा के ऊपर। तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी
ये इनिशियली यहाँ पे थी, अब ये डिस्प्लेस करके इधर आ गई। तो जब ये डिस्प्लेस करके इधर आई है तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास सी, तो पी और सी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ है डी का। तो ये मेरे पास डी डिस्टेंस है इन दो पॉइंट के बीच में। और जो वेट एक्ट करेगा वो है W इक्वल्स टू mg। जो इनिशियल पोजीशन है इसके लिए मैं इसको ज़रा डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ कि इनिशियली रिजिड बॉडी जो है वो इस जगह पे थी, अब डिस्प्लेस करके इधर आ गई। तो इसने जो एंगल कवर किया है वो एंगल जो है वो है थीटा। इसको भी आप डॉटेड लाइन से शो कर लें। अब आप देखो कि अगर ये एंगल थीटा, तो यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन पास करवा दूँ, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये काम करें कि ये जो वेट mg है, इस वेट को इसके पार्ट्स में रिज़ॉल्व कर लें। वेट को इसके पार्ट्स में रिज़ॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास डी लाइन है या पीसी लाइन है, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो जब परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे, एक पार्ट थीटा की डायरेक्शन में आएगा। थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट है वो है mg इंटू कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर पार्ट बनेगा ये बन जाएगा mg इंटू साइन थीटा। ये कैसे बनेगा, इसके लिए आप ट्राइंगल डिज़ाइन कर लें। तो एक आपके पास थीटा की डायरेक्शन में साइड है, थीटा की डायरेक्शन में जो साइड होती है वो है बेस। एक थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो है जो कि mg है, ये mg वेक्टर है, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपने बेस को सॉल्व करना है तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस बन जाएगा mg डिवाइडेड बाय बेस तो कैलकुलेट करना है, तो बेस डिवाइडेड बाय mg, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो तो mg cos थीटा बन जाएगा। ये mg cos थीटा, ये परपेंडिकुलर पार्ट जो है इसको सॉल्व करना है तो sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय mg, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे mg sin थीटा। तो अब आपके पास ये जो बेटा परपेंडिकुलर पार्ट बनेगा, इस परपेंडिकुलर पार्ट की जो वैल्यू बनेगी ये हमारे पास आ जाएगी mg इंटू साइन थीटा, और ये आपके पास है पिवट पॉइंट। और ये जो आपके पास पूरी बॉडी है ये रोटेट हो रही है या जो स्विंग हो रही है वो आपके पास mg साइन थीटा की वजह से स्विंग हो रही है, और P और C के दरमियान में ये जो डिस्टेंस बनेगा ये मूवमेंट आर्म बनेगा। तो हमने क्या निकालना है, बॉडी को मूव करवाना है। बॉडी को जब हमने मूव करवाना है तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है रिस्टोरिंग टार्क। तो रिस्टोरिंग टार्क जो है जो बॉडी के ऊपर लगेगा इसकी वैल्यू होगी टार्क, इसके बराबर है टार्क का जो फार्मूला होता है टार्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, और मूवमेंट आर्म क्या होता है, मूवमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, इसके ऊपर mg साइन थीटा, ये mg साइन थीटा क्या करेगा, इस पूरी बॉडी को यहाँ से मूव करके इधर लाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से फिर इधर, और ये आपके पास ऑसिलेट करेगा वर्टिकल प्लेन में एक फिक्स लाइन के अबाउट। ये आपके पास लाइन है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइन है, और इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइन ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसने ऑसिलेट करना है। तो जो टॉर्क बनेगा, टॉर्क को टाउ से डिनोट कर दें, टॉर्क इक्वल टू mg साइन थीटा, ये तो बन गया फोर्स, और मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म जो है वो बन जाएगा d। लेकिन ये जो आपके पास मैस होगा, ये जो बॉडी होगी ये किधर आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ। तो ये हमारी मीन पोजीशन थी, तो बॉडी जो है एक्सट्रीम से आ रही है, इस जगह से इधर आ रही है। तो किस एंगल पे, ये किसी एंगल थीटा पे,
तो एक्सट्रीम से जब मीन की तरफ आएगी तो जो टार्क लगेगा वो टार्क होगा रिस्टोरिंग टार्क। तो रिस्टोरिंग टार्क बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो अप्लाई कर दें। अगर हम ये कह लें कि ये जो एंगल है ये बहुत ही छोटा है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये अप्रॉक्सीमेटली की आप कह लो कि साइन है, तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, साइन थीटा जो है वो फिर आ जाएगा थीटा के बराबर। तो यहाँ पे फिर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो टार्क बनेगा, टार्क इक्वल टू माइनस एम जी इंटू थीटा इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें जी। तो ये आपके पास आ गया रिस्टोरिंग टार्क। तो अब आपके पास ये रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को जब हम मीन से एक्सट्रीम पे लेके जा रहे थे और एक्सट्रीम से फिर हमने मीन पे लेके आना है, तो ये जो आपके पास एम जी साइन थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। नाउ वी नो दैट टार्क इक्वल टू आई एल्फ़ा। तो ये टार्क की डेफिनेशन आ गई, ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन गया फॉर एंगुलर सिस्टम कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर लें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम, तो राइट आपके पास क्या बनेगी, सेम। तो फिर जो बाकी वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू फिर क्या आएगी जी, इसके बाद इधर आ जाएं आप, तो वैल्यू आ जाएगी आई एल्फ़ा इक्वल टू माइनस एम जी डी इंटू थीटा, एल्फ़ा इक्वल टू माइनस एम जी डी डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा, और अल्फ़ा जो है ये किसके बराबर है, अल्फ़ा है डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इस सारे की जगह आप लिख लें ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये आपके पास एंगुलर सिस्टम वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो दोबारा से बन गई। तो ये माइनस लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बेटा लिख लो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, यहाँ पे एम जी डी डिवाइडेड बाय आई। देखो हमने जो पहला सिस्टम बनाया था स्प्रिंग मैस सिस्टम वाला, इसमें हमारे पास ओमेगा जो था, ओमेगा नॉट स्क्वायर जो था वो था के बटा एम के बराबर। उसके बाद जो है फिर हमने जो डिस्क वाला सिस्टम बनाया था, टॉर्शनल ऑसिलेटर हमने बनाया था, वहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, कापा डिवाइडेड बाय आई। और उसके बाद जो है फिर हम जो बना रहे हैं, कौन सा सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, फ़िज़िकल पेंडुलम। तो फ़िज़िकल पेंडुलम के केस में ओमेगा की वैल्यू अब आपके पास आ गई एम जी डी बटा आई। तो ये आपके पास बन गया जी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर सिस्टम। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें, विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बना ली। नाउ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब ये हमारे पास एक्स डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू थीटा था, तो इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला था वो था एक्स इक्वल टू एक्स एम इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो यहाँ पे एक्स किससे रिप्लेस होगा, एक्स रिप्लेस होगा थीटा के साथ, थीटा इक्वल टू थीटा एम इंटू कॉस
ओमेगा नॉट टी प्लस फाई इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बनेगा। उसके बाद जी बेटा अगली बात जो है वो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास टॉर्शनल ऑसिलेटर बन गया, इस टॉर्शनल नहीं, फिज़िकल ऑसिलेटर जो बन गया है, इस फिज़िकल ऑसिलेटर के लिए हम निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो है इसको अब हमने फाइंड करना है जी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। तो t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट क्या है? तो फिज़िकल ऑसिलेटर में ये आपके पास ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो ओमेगा नॉट क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट mg डिवाइडेड बाय आई। तो अब आपके पास ये बटे से ऊपर जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आई डिवाइडेड बाय mg_d। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको आप उल्टा कर दो, 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट mg_d डिवाइडेड बाय आई। तो ये हमारे पास जो है ना फिज़िकल ऑसिलेटर जो है वो सॉल्व हो गया जी। अब एक स्पेशल केस जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, और स्पेशल केस है हमारा कि जो फिज़िकल पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम की तरह काम करता है। स्पेशल केस, in special case physical pendulum act as simple pendulum। तो अगर फिज़िकल पेंडुलम जो है वो सिंपल पेंडुलम बन जाए, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना वो है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। तो इसका मतलब I बटा mg_d ने क्या बनना है? L बटा जी के बराबर। तो अब आप देखो कि हमें ये पता है, ये जो हमारा ऑसिलेटर है, जो फिज़िकल पेंडुलम था, इसका कोई सेंटर ऑफ मास था C, ये आपके पास कोई पॉइंट P, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट P के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है D। तो अगर ये आपके पास मास है और ये आपके पास कोई पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या है? पॉइंट P जो है ये वो लाइन है, पॉइंट P में से गुजरने वाली लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे बॉडी का मास जो है वो हमने लिया है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका हमें पता है, एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन हमने बनाई थी, प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा? r की जगह आ जाएगा d। तो ये हमारे इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। तो अब बेटा आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में I की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I की जगह हम लिख लेंगे m इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू डी।
तो एक मैस से कैंसिल आउट, फिर ये डी इस डी से कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय जी। अगर आप इस डी को नाम दे दें एल का, इफ़ डी इक्वल्स टू एल देन टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी विच इज़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो एज ए स्पेशल केस जो है, ये जो फिज़िकल पेंडुलम है ये सिंपल पेंडुलम के तौर पे जो है वो काम कर सकता है। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का आर्टिकल। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। एक हमारी और एप्लीकेशन है, वो है अपना सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल देखनी है। उसके बाद फिर इस चैप्टर में मज़ीद आगे जो आर्टिकल होंगे, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा कंपाउंड पेंडुलम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी।